स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि देश में हर वर्ष 5 साल से कम आयु के करीब 4 लाख बच्चे अतिसार यानी दस्त से मौत की नींद सो जाते हैं। इसके अलावा कई लाख बच्चे हेपेटाइटिस ए, आंतों के कृमियों, टाइफाइड और आंखों व त्वचा के संक्रमणों से पीड़ित हैं। इसका कारण है अस्वच्छता और असुरक्षित पीने का पानी। सरकार व अन्य संस्थाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद फेफड़ों के संक्रमण के बाद दस्त बच्चों की मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। देश में आज भी 12 करोड़ से भी ज्यादा घरों में शौचालय नहीं हैं। हालांकि हर साल करीब 30 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन शौचालय निर्माण की ये दर करीब 1% प्रति दशक की बैठती है। इस प्रकार तो हर घर में शौचालय निर्माण करने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। हालांकि सरकार की कोशिशों से और जन संगठनों द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों से पीने के पानी की स्थिति में कुछ सुधार आया है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हालात अभी काफी खराब हैं। आज भी देश की आधी से अधिक आबादी खुले में शौच के लिए जाती है। अधिकतर लोग खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। इधर उधर कचरा फेंकना तो हमारी आदत में शुमार हो गया है और गंदगी को अनदेखा करना भी हमें अच्छी तरह आ गया है। लेकिन हमारी इस अनदेखी का खामियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। सोचिए कि दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है और यही कुपोषण बच्चों की मृत्यु दर अधिक होने का एक बड़ा कारण है। कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं होता, बल्कि जीवन भर में बच्चा कितनी बार बीमार पड़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, स्वच्छता के हालात कैसे हैं, इन सब पर भी बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। जब बच्चा ही कमजोर पैदा होगा तो देश कैसे मजबूत हो सकता है। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। नमस्कार। इंटेंसिफाई डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्देश्य यही है कि समाज को अगर हमें स्वस्थ बनाना है, सुधारना है, तो उसमें आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन ये कि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हम भी आपसे यही बात कहते हैं कि अगर हम साफ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। बीमार होते हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर फिर हमें चिंता होती है। आज डायरिया के विषय में बात करने के लिए हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं हरीश चिल्लानी जी, आप सफदरजंग हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे बीच है प्रमोद गर्ग जी, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रोफेसर हैं। आपका भी प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। डायरिया की यहाँ पर बात हो रही है, मंत्रालय की ओर से प्रयास किया गया है। तो हरीश जी, आपसे अगर हम शुरुआत करें, डायरिया के विषय में बच्चों की जब बात आती है सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसे माता पिता को अंदाज़ा होता है कि उनके बच्चे को डायरिया हो गया है? डायरिया जो है कि जैसे न्यूबॉर्न का डायरिया है, जैसे भी बच्चा नॉर्मली 5 या 6 बार जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं, दे पास दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्टूल्स। बट अगर उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी कंसिस्टेंसी, जैसे बच्चे के स्टूल्स ज़्यादा वाटरी हो जाते हैं या उनकी जो ये फ्रीक्वेंसी है 8-10 बार से ज़्यादा हो जाती है या बच्चा सुस्त हो जाता है, तो देन उसको हम न्यूबॉर्न में डायरिया कहते हैं। मैं ये न्यूबॉर्न का डायरिया का इसीलिए ले आया हूँ क्योंकि नॉर्मली हम जब बड़े बच्चों में देखते हैं कि 3 से जब भी स्टूल्स ज़्यादा हों या वाटरी हों तो हम उनको डायरिया बोलते हैं। बट न्यूबॉर्न में
जो बच्चे खास करके जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ होते हैं उनमें 8 या 10 बार भी बच्चा स्टूल पास करता है, बट दैट इज़ नॉट टेकन एज कि भाई वो डायरिया है। तो कम से कम ये जब भी वाटरी स्टूल्स हों या स्टूल में ब्लड आ रहा हो, अच्छा। तो ये संकेत होते हैं कि बच्चे को जो है डायरिया है, और अगर ब्लड आ रहा है तो हम उसको कहते हैं डेसेंट्री है जी। तो इससे माता पिता को पता चल जाता है कि बच्चे को जो है लूज मोशन है या डायरिया है। थोड़ा सा अब इसके कारणों की अगर डॉक्टर हरीश हम बात शुरू करें तो किन कारणों से डायरिया होने की जो खतरा है ज़्यादा बना रहता है? डायरिया एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में एक खास करके बहुत ही गंभीर समस्या है, और ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 1 लाख डेथ्स जो होती हैं जी, वो डायरिया की 1 साल के नीचे के बच्चों में होती हैं जी। और जो फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी है वो भी डायरिया की वजह से ये 1 साल के आंकड़ों की 1 साल के आंकड़ों के, बिकॉज डायरिया की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो हमारे जो है 6 महीने से 5 साल के बच्चों में, और उसमें भी जो है देखा गया है 1 साल तक के बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। अब ये जो डायरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है, अब इन्फेक्शन जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो जो अक्सर देखा गया है कि जो यंग बच्चे होते हैं, जो उनमें अगर वो ब्रेस्ट मिल्क ना प्रोवाइड किया गया हो जी। और वो बच्चे बॉटल फीड रिसीव कर रहे हैं, फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है बॉटल फीडिंग से। जी जी। तो और दूसरा है, जैसे ही बड़ा बच्चा होता है, अगर उसको हम जब वो खाना खाने से पहले अगर हाथ ना धोए हुए हों या दूसरे जो उनके साथ जो खाना दिया जा रहा है उनको वो साफ ना हो, जैसे उनको कोई फ्रूट दिया जा रहा है या कोई सब्जी दी जा रही है या खाने से पहले बच्चों ने हाथ ना धोए, तब भी ये इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर प्रमोद, जैसे बात हो रही है कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं इसका ज़्यादा जो है खतरा बढ़ा रहता है, और वो हाथ धोने की बात हो रही है, साफ़ पीने का पानी हो, जब खाने के लिए बैठे हाथ धो के बैठे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि माओं की जब बात करते हैं हम लोग, तो छोटे बच्चों के मल में उनको लगता है कि गंदगी नहीं है, तो जब वो उनका मल साफ़ करती हैं, स्टूल साफ़ करती हैं, उसके बाद हाथ नहीं धोती हैं, ये कितनी गलत मानसिकता है? सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सुबह से जब उठते हैं और रात तक सोते हैं हर समय ध्यान रखना है जी। खुद भी शौच जाने के बाद हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे का शौच जाने के बाद उसको अगर आपने सफाई करी तो अपने हाथ साबुन से ढंग से धोने बहुत ज़रूरी हैं। केवल एक पानी का लगा लेना वो सही नहीं है जी। देखिए, हम लोग तो अस्पताल में जब काम करते हैं तो हम तो 2 से लेकर 3 या 4 मिनट तक हाथ धोने होते हैं साबुन से। तो घर में आप कम से कम जब हाथ धोएं तो साबुन से अच्छी तरह मल के हाथ धोने चाहिए जी। तभी वो सफाई का ध्यान रखा जाएगा। अदरवाइज़ ये जो पेट का जो इन्फेक्शन है, जो कि भिन्न प्रकार के कीटाणुओं से होता है, कुछ जिनको बैक्टीरिया कहते हैं या वायरस कहते हैं, वो आपको दिखाई भी नहीं देते। आप सोच रहे हैं कि हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन वास्तव में साफ नहीं है, क्योंकि वो जब तक माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे वो नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये इनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जी। पीने का जो पानी उपलब्ध हो रहा है वो तो साफ है, लेकिन जहाँ घर में स्टोर किया जा रहा है, जिस तरह से पीने का प्रक्रिया होती है, उसमें कहीं साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनफैक्ट जब पानी वहाँ से मेन सोर्स से आ रहा है और आपने जिसमें स्टोर किया है, एक तो पहले वो जो बर्तन है वो साफ़ होना चाहिए जी, दैट्स पहला जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब ये देखा गया है कि जब उसमें निकाला जा रहा है तो वो वाला भी जो बर्तन है एक अलग से एक हैंडल के साथ अटैच्ड होना चाहिए जी, कि सो दैट जो जिन हाथों से आप निकाल रहे हैं वो एक तो पहले हाथ आपके स्वच्छ होने चाहिए, और दूसरा जब उसमें से निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली उसमें ना डाल दें, क्योंकि वो वाला एक बार आपने गंदे हाथ से उसको छू लिया तो फिर वो सारा पानी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इसीलिए ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाना बनाते हैं, माओं के लिए एक बड़ा ज़रूरी है जब बच्चों को खाना खिलाया जाता है, और ख़ास करके जब बच्चों के टॉयलेट क्लीन की जा रही हैं या वो खुद जा रहे हैं या घर की कोई भी सफाई भी की जा रही है, उसके बाद अगर फिर खाने की कोई चीज़ बना रहे हैं तब हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये अगर एक हम इम्पॉर्टेंट एक मैसेज दे दें कि भाई हाथ धोना एक बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन हाथ से ही फैलता है, और प्रॉपर एटलीस्ट साबुन से, ये नहीं कि कई बार देखा गया है कि सिंपली पानी में बस नलके के नीचे रख के आ गए और कह दिया कि हाथ धो ले, वो नहीं, क्योंकि कीटाणु बहुत ही सूक्ष्म किस्म के होते हैं। और दूसरा एक ये है कि डायरिया की वजह से जो बच्चों में बार बार हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, उस पीरियड में बच्चा खाना पीना कम कर देता है, उसके बाद जो बच्चे को मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, फिर तो वो जो अंडर नरिश्ड जो बच्चे हो जाते हैं वो फिर अगेन प्रोन हो जाते हैं, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर वो दोबारा से उस इन्फेक्शन की तरफ
चले जाते हैं। तो अगर एक किस्म से अगर बच्चों को समय से टीके नहीं लगे, बार बार दस्त हुए, ऊपर से मेल न्यूट्रिशन हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ये भी देखा गया, कई माएँ जो हैं और कई घरों में एक ये भी है कि डायरिया हो गया तो उस टाइम खाना पीना उसका कम कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर उसका बच्चे का खाना पीना कम कर दिया तो आप उसकी इम्यूनिटी और कम कर रहे हो। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे को डायरिया के साथ जी इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। जी डॉक्टर प्रमोद, आपसे हम समझेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बच्चों का खाना पीना माता पिता कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम ये आपसे समझेंगे कि पहले तो ये कि समझ में आए कि डायरिया हो गया। ज़्यादातर पेरेंट्स ये भी सोच लेते हैं माँ बाप की वैसे ही कभी कभी मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये समझना कि डायरिया के लक्षण हैं, बच्चे को डायरिया हो गया है, तो वो थोड़ा समझेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा विराम। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो अभी डॉक्टर प्रमोद, जैसे डॉक्टर हरीश ने कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि जब साफ़ सफाई के मामले में, और कुपोषण की बात यहाँ पर आई कि माता पिता ये भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ एक पक्ष ये कि पहले तो उनको समझ में आए कि ये आम बीमारी नहीं है या आम स्टूल की समस्या नहीं है कि बच्चे ने अचानक ज़्यादा कर दिया, डायरिया बच्चे को हो गया और उसमें ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? जब भी किसी बच्चे को या बड़े को अगर दस्त की बीमारी हो जाती है तो वो माता पिता को या घर में रहने वालों को समझ में आ जाता है। उसके कई लक्षण होते हैं, पेट में दर्द होता है बच्चों को, अच्छा, साथ में वो कई बार शौच जाते हैं जी, जो कि पतला पखाना होता है, वो उल्टियाँ भी कर सकते हैं, यही बड़े एक खास समस्या है उल्टी होने की जी। और कुछ बच्चों को और बड़ों को जब इन्फेक्शन होता है तो बुखार भी आ जाता है। अच्छा, तो इसके 4 मेन लक्षण हैं, एक बुखार आना, पेट में दर्द होना, दस्त होना और उल्टियाँ होना। अगर किसी को भी इसमें से 2 या 3 सिम्टम है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये एक इन्फेक्शन की बीमारी लग गई है और उसकी वजह से ये दस्त हो रहे हैं जी, और फिर आपको उसका उचित इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, इलाज की बात यहाँ पर आई है, तो जैसे मालूम हो जाए कि बच्चे को डायरिया हो गया है, क्या करना चाहिए उस समय? तो पहला तो हमारा मेन एम जो है, जो मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा, जैसे ही दस्त शुरू हो जाए, एक घर पे जो भी अवेलेबल लिक्विड्स हैं वो शुरू कर दें। जैसे हम शिकंजवी एक कॉमनली अवेलेबल है जी, ठीक है ना, उसमें आप नींबू पानी की शिकंजवी में देखते हैं हर एक घर में अवेलेबल होती है। दूसरा कोकोनट वाटर है, नारियल पानी जो है, तो कोई भी, बल्कि दही की लस्सी भी जो है वो भी हम शुरू करके एटलीस्ट करके, या इवन तो आजकल जगह जगह टीवी माध्यम से बताया जाता है ORS के पैकेट्स भी अवेलेबल हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे ही दस्त शुरू होते हैं वो 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल दें और उसको बार बार पिला दें जी। और उस एक सावधानी रखें कि ये जो पानी है वो आप 24 घंटे के बाद बदलना पड़ता है, तो वो आप बेशक फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं और वो पानी आप पिला दीजिएगा जी। दूसरा, एक ORS के साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को खाना साथ में खिलाते रहे। अच्छा, वो बड़ा एक ज़रूरी है, क्योंकि कई माएँ जो हैं उस टाइम दस्त में बंद कर देती हैं, तो अगर हम उसको कहते हैं कि फीडिंग को कंटिन्यू रखें जी, उससे रिकवरी फास्ट हो जाती है और बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन में और वो अंडर नरिश्ड नहीं होते हैं। थर्ड, एक जो चीज़ बड़ी अहम है, आजकल एक ये भी देखा गया है, एक मेडिसिन है जिसको जिंक कहते हैं, तो वो डायरिया में हम वो भी एक मेडिसिन देते हैं, 14 दिन के लिए देते हैं जी। और वो देखा गया है कि वो सब्सिक्वेंट एपिसोड्स जो हैं डायरिया के, उनको कमी करती है जी। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की है कि पानी जो दिया जा रहा है बच्चे को वो दूषित है कि नहीं, वो शुद्ध पानी है कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है जी। देखिए, दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है। दस्त का होना भी, वो पानी अगर साफ नहीं है उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है जी। तो प्रिवेंशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस साफ पानी का सेवन करें जी। और सबसे आसान उपाय है कि पानी को बॉयल करके, उबाल करके पीना चाहिए। कितनी देर उबालना ठीक रहता है? जब उसमें खद्दे आने शुरू हो जाए, जब पानी बॉयल हो जाए, आपको दिख जाए पानी बॉयल हो गया जी, तो 4-5 मिनट में जो है वो बॉयल हो जाता है ठीक से। थोड़ा लंबे समय तक भी कर सकते हैं जी। और जब हम पानी को उबाल लेते हैं तो हमारे बैक्टीरिया और वायरस दोनों उसमें वो बिल्कुल मर जाते हैं और वो पानी काफ़ी साफ हो जाता है जी। दूसरा, गांव में खास तौर से क्लोरीन की टैबलेट्स मिल जाती है, क्लोरीन वाटर, जैसे शहरों में तो सप्लाई भी होता है क्लोरीन उसमें मिला के,
या आप गांव में हैं, अपने एक बाल्टी पानी में वो वहाँ से प्राथमिक जो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से मिल जाती है, उसमें मिला लेना चाहिए। तो पानी का साफ करना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई बीमार हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पानी के अलावा जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, सब चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों की बात हुई तो जो बच्चे माँ के दूध पे आश्रित होते हैं उनके लिए माएँ जो है वो सोचती हैं कि बच्चे को पच नहीं रहा है तो वो कम कर देती हैं। इम्यून सिस्टम की आप बात कर रहे थे अभी, तो वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या करना चाहिए माओं को? इनफैक्ट फर्स्ट 6 मंथ में तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि माँ को अपना ही दूध देना चाहिए जी, क्योंकि मदर्स मिल्क के ऊपर ये डायरिया की समस्या ही खत्म हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। इनफैक्ट उस टाइम पे डायरिया के बिकॉज मदर्स मिल्क में इतने इम्यून फैक्टर्स होते हैं और हम ऊपर का दूध दे ही नहीं रहे हैं, तो ये जो बॉटल से देना और उसमें पानी के इन्फेक्शन होना, ये सब हट जाती हैं उसमें जी। तो मैं तो कहूँ, और बल्कि ये देखा गया है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग इतना सिंपल इंटरवेंशन है और ये देखा गया है कि उसमें मोर्टेलिटी बच्चों की और डायरिया रिलेटेड इन्फेक्शंस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं जी। तो ये तो एक एक्सक्लूसिवली हम जो कहते हैं कि 6 मंथ तक अपना ही दूध देना चाहिए, उसके बाद हम सेमी सॉलिड शुरू करते हैं और प्लस माँ का दूध भी साथ में चलता रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जो बात हम कह रहे थे वो ये कि माएँ जो है वो ये सोचती हैं कम दे कि बच्चे को पच नहीं रहा है शायद, तो ये कितना सही है? जबकि ये भी कहा गया कि शायद ज्यादा दूध देना चाहिए ताकि वो अंदर से हिष्पुष्ट हो। ये तो एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। बल्कि जब डायरिया शुरू हो जाता है तो अपना दूध और फ्रीक्वेंटली देना चाहिए क्योंकि वो जिससे कि पानी की कमी ना हो बच्चे को। बिल्कुल। और अगर उसमें बिल्कुल ही डायरिया हो गया अगर मदर्स मिल्क पे भी, तो हम उसमें फिर भी हम ORS को सप्लीमेंट करते हैं जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। जी डॉक्टर प्रमोद, बच्चों की बात हो रही है, थोड़ा सा बड़ों की बात करें, उनके खान पान की और प्रिकॉशंस की बात करें, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जो सलाह बच्चों के लिए वही बड़ों के लिए। अच्छा। जहाँ तक सवाल है कि साफ सफाई का, वो तो पूरे घर के लिए एक ही बात है। और खान पान की अगर बात करें, और खाने पाने में भी यही है कि सब चीज़ें जो हैं साफ सुथरी होनी चाहिए। खाना जो है वो, अगर आप खाना गर्म करके खा रहे हैं, रखा हुआ खाना नहीं खा रहे हैं, कटे हुए फल बाहर से नहीं ले रहे हैं, स्ट्रीट फूड नहीं ले रहे हैं, बाहर जाके जी खाना खा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से जो वृद्ध लोग हैं उनमें दस्त की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या बहुत गंभीर रूप ले सकती है, तो उनमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि उनका खाना पीना ही बहुत शुद्ध हो और पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ वाला पिए। और अगर उनको दस्त की बीमारी लगे तो वो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। पानी कमी होना उनके लिए वृद्ध अवस्था में बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जी, बिल्कुल। और अगर उनको लग रहा है कि उनकी पेशाब की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब है कि उनको पानी कमी ज़्यादा है। अच्छा। अगर वो घर पे नहीं पूरी कर पा रहे हैं जी, या किसी को उल्टियाँ बहुत हो रही हैं कि जो हम मुंह से दे रहे हैं वो नहीं पच रहा है, तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, वहाँ उसका उचित इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बड़ों में भी खासतौर से वृद्ध अवस्था में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, जिससे कि दस्त की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या कम हो। तो बात हो रही है डायरिया की, उसके अलावा और बहुत सी इस मौसम में ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण जो है वो एक जैसे होंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको डॉक्टर से ही मिलना होगा। और बच्चों की जब बात आती है वो खुद से नहीं बता सकते हैं, तो ये माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखें। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।
तो बात हो रही है डायरिया के बारे में और साफ़ सफाई उसके लिए कितनी ज़रूरी है, बात हो चाहे बच्चों की या बड़ों की, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हरीश, जैसे कि बात हो रही है साफ़ सफाई जो है, चाहे पीने के पानी की बात हो, उसको रखने की जहाँ जगह उसकी बात हो, फलों के खाने की बात हो, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप हाथ ही नहीं धो रहे हैं नियमित रूप से, और उसकी भी एक प्रक्रिया है हैंड वॉशिंग की जब हम कहते हैं, वो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, तो वो थोड़ा सा आप अगर तफसील से बताएं कि कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। खुले में शौच के बाद कहा जाता है खाने से पहले, जो एक नियमित होना चाहिए, लोग नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग जो है ये 6 स्टेप्स बोलते हैं हैंड वॉशिंग के। पहला स्टेप होता है कि हम इस तरह से ये हाथ धोएं, साफ करें, फिर ये जो बैक है उस पे उसको साफ किया जाए। फिर ये देखा गया ज़्यादातर कीटाणु जो हैं वो इसमें, यहाँ पे और नाखूनों में अंदर होते हैं जी। तो इसको इस तरह से साफ करें। फिर ये जो नाखून होते हैं ये, फिर जो है एक बार ये एक एरिया एक होता है जो रह जाता है साफ होना जी, और लास्ट में हम जो है फिर ये वाले एरिया को भी साफ करते हैं। तो कम से कम अगर 1-1.5 मिनट या 2 मिनट अगर हम इसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, और सिंपली ये नहीं कि बस जस्ट दिखा के मतलब भाग गए, तो इस तरह से हम काफ़ी बीमारियों के बचाव कर सकते हैं। और दूसरा जो एक खास करके एक देखा गया है कि हम बाहर से कभी भी बाहर जाएं, वो मैंने देखा है लोग फ्रूट खरीदते हैं, अच्छा भाई कैसे मीठा है, वहीं से उठाया और खाना शुरू कर दिया। एक कॉमन एक जैसे एक हैबिट बन गई। तो वो अगर साफ तो है नहीं, उसके ऊपर मक्खियां भी बैठी हुई हैं, साफ नहीं है, डस्ट लगी हुई है, तो अगर उसको अच्छी तरह से पानी से धो के फिर हम उसको यूज करें। सिमिलरली जो है बाकी जो है, इवन लोग खीरा और काफ़ी चीज़ें, फल कटे हुए पड़े होते हैं एंड वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लोग चलते हुए खाते हैं, तो ये कॉमन सोर्स बन जाता है। तो स्वच्छता का जो है जब हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि एक जैसे ना एक पूरा माहौल और एक कल्चर होना चाहिए, जिसकी एजुकेशन राइट फ्रॉम पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ जैसे जैसे बढ़ता है, घर पे भी वही वैसा ही कल्चर होना चाहिए एजुकेशन का। क्योंकि जैसे अगर हम बड़े अगर उसको करना शुरू करेंगे तो बच्चे अपने आप देखेंगे कि भाई पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं। पेरेंट्स अगर हाथ धो रहे हैं खाना बनाने से पहले और सर्व करने से पहले या बच्चे को खिलाने से पहले हाथ धो रहे हैं, तो एक ये जैसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी अगर, तो वो बड़ी ज़रूरी है। बाकी तो चीज़ें, और दूसरा जगह जगह हम अगर मैसेजेस देते हैं या ये जैसे इस तरह से प्रोग्राम से, तो वो मूवमेंट की एक स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स में कम से कम ये प्रयास अब शुरू हो गए हैं कि जो टीचर्स हैं वो बाकायदा सुबह असेंबली के टाइम पे बच्चों को बताते हैं कि दिन भर में कैसे करना है आपको सब। पानी भी उपलब्ध है, साबुन उपलब्ध है, और उनको सिखाया भी जाता है हैंड वॉशिंग के लिए, शपथ दिलाई जाती है। लेकिन डॉक्टर प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ये बात शहरों में वाले स्कूल्स में आप देखिए तो वहाँ साबुन है, लेकिन 75% लोग हमारे अभी भी गाँव में रहते हैं, वहाँ साबुन घरों में भी नहीं है। स्कूल भी शायद स्कूलों में अभी नहीं है, अब शुरू हो गया, ये अच्छी बात है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक बताऊं, बांग्लादेश में ये शायद किसी फाउंडेशन की बात थी कि वो ये दस्त की समस्या को कंट्रोल करना चाहते थे, तो वहाँ पे फाउंडेशन ने सबसे पहला काम करा कि वो साबुन की उपलब्धि जो है फ्री में सब जगह साबुन बंटवाया गया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो है इसकी इन्फेक्शन का कंट्रोल बेहतर हो गया। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। जब माँ को अगर साबुन उपलब्ध है, माँ जो खाना बना रही है, घर में जो महिला खाना बना रही है, अगर वो अपने हाथ ढंग से धो के खाना बनाएगी, खाना परोसेगी, बच्चों को खिलाएगी, तब ये समस्या कम होगी। अन्यथा एक बच्चे से दूसरे में, एक आदमी से दूसरे आदमी, पूरे घर में फैल जाती है। बिल्कुल। और जब हम सफाई की बात करते हैं, एक चीज और कहूंगा, आप अपना घर जरूर साफ रखें, लेकिन घर के आसपास भी सफाई रखें। देखिए, देश की समस्या जो है अगर सफाई की है, जब तक हम आसपास को सफाई नहीं रखेंगे तब तक वो सफाई नहीं होगी। मक्खी जो बाहर बैठ रही है वही आपके घर में आती है, बिल्कुल वही इन्फेक्शन बाहर से अंदर लाती है जी। तो आसपास को सफाई रखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि हम देखते हैं जो खुले में शौच की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं सिरा यहीं से जुड़ता है। यही बात है कि हम जो जल स्रोत हैं उनके आसपास लोग शौच के लिए चले जाते हैं, या मक्खियाँ क्यों आने की बात है। लेकिन इसमें एक बात और आपसे समझना चाहिए डॉक्टर प्रमोद, छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो वो अगर 3-4 साल की उम्र के बच्चे हैं तो वो खुद भी शौच के लिए चले जाते हैं, चाहे शौचालय में जाते हैं या अदरवाइज, तो माओं को अंदाजा भी नहीं होता कि बच्चा हमारा शौच से आया है। तो वहाँ माओं की क्या जिम्मेदारी, क्या उनको खास ख्याल रखना है? उनको खास ख्याल ये करना है कि अगर बच्चा खुद से खा रहा है जी, तो वो इस बात को जरूर देखें कि बच्चे ने खाने से पहले अपने हाथ धो लिए ठीक से या नहीं धोए। और अगर वो बच्चे को खिला रही हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो वो खुद अपने हाथ धो के उनको खिलाएं। इस बात की तो कई बार नहीं वो उनको जानकारी होगी कि बच्चे ने हाथ धोए, शौच गया था कि नहीं गया था, लेकिन खाने पीने से पहले वो ये ध्यान रखें कि खुद के अपने हाथ धोएं
और बच्चे के हाथ जरूर धुलवाएं। जी बिल्कुल, माओं की बहुत बात होगी। जी दूसरा इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे कई बार बच्चे छोटे जैसे ही चलने वलने शुरू हो जाते हैं, कई बार देखा गया है कि वो बच्चे ने पेशाब कर दिया या कुछ है, तो उस एरिया को जब तक हम क्लीन ना करें, कई बार अगर हम उसको छोड़ देंगे वो ड्राई तो हो जाएगा बट वो एक इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाएगा। तो अगर वो माओं के लिए या पूरी फैमिली के लिए ये एक बड़ा ज़रूरी है कि एक मैसेज देना कि उस एरिया में जहाँ बच्चे ने पास भी किया है अच्छी तरह से उसको सिर्फ ये नहीं कि कपड़े से उठा देना, उसको फिर जो भी घर पे डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है वो उससे उसको फर्श को भी क्लीन कर दे, अदरवाइज नहीं तो वही मक्खियाँ वहीं पे ही आएंगी, फिर वही चीज़ें आपकी प्लेट्स के ऊपर, फलों के ऊपर, खाने पे पड़ी रहेंगी, तो वो फिर वो इन्फेक्शन की संभावना फिर बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। सबसे बढ़िया एक ये है कि साबुन और पानी का होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हम देखते हैं इवन कई बार रनिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है जी। और लोग एक स्टोर्ड पानी होता है उसी में ही वही हाथ डाल के वो करते हैं, बिल्कुल, तो फिर वो इन्फेक्शन की फिर एक समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टर हरीश, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे तौर पे कुछ स्टेप्स जो हम जो माँ बाप इस समय देख रहे हैं विशेषकर बच्चों के लिए, उनको आप संदेश के रूप में बताना चाहिए कि ये स्टेप्स हैं जो आप लें तो अपने बच्चों को आइंदा के लिए भी डायरिया से बचा सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले ये है कि बच्चों को एक तो माँ अपना दूध पिलाए, 6 महीने तक ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं जी। उसके बाद जैसे ही बच्चे को ठोस आहार शुरू करते हैं उसके बाद खिलाने से पहले हमेशा हाथ धोने ज़रूरी है जी। डॉक्टर प्रमोद, देखिए मैं यही कहूँगा कि साफ़ सफाई अपने घर की ज़रूर रखें, घर के आसपास की रखें, और दिन में खाना खाने से पहले, खाना खिलाने से पहले, खाना बनाने से पहले आप अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखें। शौच से आने के बाद ज़रूर, शौच से आने के बाद बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथ ढंग से धोएं, साबुन से इस्तेमाल करके धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखिएगा तो हर तरह की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। जी डॉक्टर हरीश, डॉक्टर प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वाकई डायरिया जो बहुत विकराल रूप ले चुका है इसके विषय में आप लोगों ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेंगे अनुमति इस आशा के साथ कि आज जो जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है आप उसको ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जाके हमारे कार्यक्रम पुनः भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार।